सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और आज देखें बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस फ्रेंड्स। तो यह हमारा भाग 1 है और इस पर आधारित लगभग 4-5 पार्ट में मैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटेमोलॉजी। जहाँ तक ऑर्निथोलॉजी का सवाल है, मेमोलॉजी का सवाल है, एक्थियोलॉजी का सवाल है, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। मेमोलॉजी स्तनधारी से संबंधित विज्ञान की शाखा है, जबकि इक्थियोलॉजी मत्स्य अर्थात मछलियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। और इसी पर आधारित है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पक्षियों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो यह कहलाती है ऑर्निथोलॉजी फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एप्स और द बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जीवाश्म के अध्ययन को के रूप में जाना जाता है। तो पेलियोंटोलॉजी के रूप में जाना जाता है जीवाश्म के अध्ययन को। फॉसिल्स के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी के रूप में जाना जाता है, या फॉसिल्स के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। जबकि ओस्टियोलॉजी का संबंध हड्डियों से है, हिस्टोलॉजी का संबंध उत्तकों के अध्ययन से है, और माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी क्रमशः कवक और एल्गी से संबंधित है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 का डी करेक्ट आंसर है। दोनों 2 और 3 अर्थात यहाँ सूत्रकणिका और प्लास्टिड का अपना डीएनए होता है। सूत्रकणिका बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ दोनों 2 और 3 अर्थात बी और सी को संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। तो राइबोसोम इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्यस्थल है, जबकि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है हमारा क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, और वसा के संश्लेषण से संबंधित है हमारा गोल्जी बॉडी, और श्वसन के लिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जाना जाता है फ्रेंड्स। एंड सो द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडी इज द साइट ऑफ द लिपिड सिंथेसिस, वेयर एज द फोटोसिंथेसिस इज concerned with the chloroplast, and ribosome is the site of protein synthesis, बोले तो प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा एक अंग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में समानांता दिखलाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानांता दिखलाता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, मानव कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो 46 गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र जो कि हमारे आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। इसमें डीएनए होते हैं, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, गुणसूत्र के खंडों को जीन कहते हैं, जीन को आनुवांशिकता की इकाई कहते हैं, और जिसके बारे में हमने समय समय पर आपको बताया, और इसका भी मैं पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सेट आरएनए में मौजूद पिरिमिडीन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए यूरेसिल और साइटोसिन पिरिमिडीन है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, जीवाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ किस में पाए जाते हैं। तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। इसलिए जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10,
कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ है तो वह है डीएनए फ्रेंड्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक प्रकार का केंद्रक अम्ल है। केंद्रक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, जबकि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है सामान्यतः हमारी कोशिकाओं में, जबकि विषाणुओं में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। तो आप याद रखेंगे डीएनए कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन व क्रिक ने डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया और इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, किसी एक डीएनए में से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी प्रतिलिपि बनाने को कहा जाता है अनुलेखन, ट्रांसलेशन। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में इटाई रोग कैडमियम के जहर के कारण होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर कैडमियम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मच्छर जनित रोग होता है डेंगू बुखार, और डेंगू में जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी तेज़ी से घटती है और प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाने पर डेंगू बुखार का कहर खत्म हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो केचुआ अर्थवर्म त्वचा से सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है? तो केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। केंद्रक की अगर बात करें तो यह जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। यह उपापचय का केंद्र भी है। इसलिए क्वेश्चन अगर यहाँ पूछता है तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक, उपापचयी क्रियाओं का स्थल तो वह है केंद्रक, और कोशिका का मस्तिष्क भी अगर पूछे तो वह होगा केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स बोले तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की विशेषता होती है। और यूकैरियोटिक सेल्स में हम जैसा जानते हैं कि इसमें वास्तविक केंद्रक होता है, जिसमें केंद्रक के सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि केंद्रिका, और इसके भीतर क्रोमेटिन के धागे जो बाद में टूटकर गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, पौधे की कोशिका में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो वह है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति बोले तो यह सेलुलोज की बनी होती है और यह पौधे की सबसे बाहरी स्तर होती है, जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। कोशिका भित्ति के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में निम्नलिखित में किस प्रजाति को विलुप्त घोषित किया गया है? तो यह है एशियाई चीता। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? तो जहाँ तक व्हेल का सवाल है तो यह स्तनधारी होता है और ये जलीय होता है, किंतु इसमें श्वसन गलफड़े से नहीं होता, बल्कि इसमें फेफड़ों से श्वसन होता है, जो कि स्तनधारी का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? तो मस्तिष्क की कोशिकाएं, जो तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती है, उसमें पुनर्योजन की संख्या, रीजनरेशन की पावर नहीं होती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसे प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया परजीवी से, जिसे साइंटिफिकली प्लाज्मोडियम कहते हैं, मलेरिया नामक रोग होता है। अमीबा जो कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है और बिल्कुल ही सिंपल है, और दोनों को और इसके साथ बहुत सारे कोशिकीय जीवों को फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, चप्पल की आकृति का जंतु है? तो वह है पैरामीशियम।
which is a slipper shaft organism and it also belongs to phylum Protozoa। जैसा कि मैंने ऊपर चर्चा किया, अमीबा, पैरामीशियम एंड वाइस्टोलाइटिका ये सारे के सारे संघ प्रोटोजोआ के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती, यह अनियमित आकार का होता है। इसमें सर्वदा उंगली के समान प्रबुद्ध, जिसे कूटपात कहते हैं, बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, जिसके कारण उनकी आकृति निश्चित नहीं होती। आगे क्वेश्चन नंबर 24। अमीबा का प्रचलन अंग है, तो अमीबा का प्रचलन कूटपात, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, जिसके कारण अमीबा का शरीर अनियमित आकार का होता है, इरेगुलर शेप्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 25। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है और इसे हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। आगे हम बढ़ेंगे और देखते हैं कि पौधा जंतुओं के बीच योजक कली के रूप में जाना जाता है। तो यूग्लिना में पौधे के सदृश क्या पाया जाता है? तो यूग्लिना में पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ये जंतु के समान चलन करते हैं, श्वसन करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, सारी के सारी क्रियाएं जंतु के समान करते हैं। साथ ही साथ पौधे के समान भी इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये दिस may be considered as the connecting link between the plant and animals। पौधा और जंतु के बीच योजक कली के रूप में यूग्लिना को जाना जाता है और यह बताती है कि कैसे किसी पौधे से जंतुओं में उद्भव हुआ होगा या जंतुओं से पौधे में उद्भव हुआ होगा। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27। पेचिस या अमीबियासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो यह है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि मनुष्य के आंत में पाई जाती है। इसका कंटिमिनेटेड फूड और ड्रिंक्स के माध्यम से हमारे शरीर में संक्रमण होता है और यह बहुत ही घातक रोग है और हमारे देश के विभिन्न रूरल एरिया में इसका काफ़ी प्रकोप देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो यह आंत में पाया जाता है, खास करके आंत के सीकम रीजन में। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है, तो यह है प्लाज्मोडियम, व्हिच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 13। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने यह खोज किया कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है और खासकर अगर कोई मच्छर जिम्मेवार है तो वह है मादा एनोफिलीज मच्छर, जबकि मादा क्लेस के काटने से फलेरिया नामक रोग होता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कालाए जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लेशमीनिया। एंट अमीबा से पेचिस या अमीबियासिस होता है। ट्रिप्नोसोमा से सोने की बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस होता है और लेशमीनिया से कालाए जार होता है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से क्या वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? तो वह है चिकन पॉक्स, जो कि वायरस के कारण होती है, जबकि हैजा, तपेदिक, कुष्ठ तीनों के तीनों जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वह है तंत्रिका कोशिका, जो मानव शरीर की लॉन्गेस्ट सेल है। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है निम्नलिखित में? तो वह है अंड कोशिका, एग और ओवम। और सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो वह है शुक्राणु कोशिका, जो कि मेल में पाई जाती है, नर में पाई जाती है और ये गैमिट कहलाते हैं, युग्मक कहलाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जायगोट बनता है, जायगोट में विभाजन से युग्मनज
युग्मक में विभाजन होने से भ्रूण बनता है और भ्रूण से संतान की उत्पत्ति होती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कौन सा एक अंग नहीं है? तो मांसपेशी अंग नहीं है, जबकि यकृत, मस्तिष्क और हृदय तीनों के तीनों अंग हैं, ऑर्गन हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हार्ट। हार्ट मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? तो वह है यकृत, लीवर। और लीवर के बारे में हम जानते हैं, मानव शरीर का यह सबसे भारी अंग है। साथ ही साथ मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। और जहाँ तक पेनक्रियाज की सवाल है, अग्न्याशय का सवाल है, तो यह मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है या ग्रंथि है। और जब तक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, सबसे बड़ा आंतरिक अंग तो वह है यकृत। और मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो वह है यकृत। ऑप्शन नंबर ए। तो तीनों का तीनों क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40 हैव द सेम करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा आंतरिक अंग और सबसे भारी अंग। द मोस्ट वेटेड organ of the human body, that is the liver, which secretes bile, which helps in the emulsification of the fat. Now the question number 41, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यह आँख का भाग है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ पर आरंभ होती है? तो आप याद रखेंगे, हम मुख में भोजन ग्रहण करते हैं और मुख से ही मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। मुख में स्टार्च का पाचन होता है, एंजाइम का नाम है टैलिन, और स्टार्च से माल्टोज बनता है। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टैलिन नामक एंजाइम से होता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 46, उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो वह है एमाइलेज। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? तो वह है रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, एरेप्सिन कार्बोहाइड्रेट संबंधित एंजाइम है, जबकि रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 48, भोजन का प्रमुख अंग है? तो वह है कार्बोहाइड्रेट, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 49, में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो वह कार्बोहाइड्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 50, कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो सेलुलोज अर्थात स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, शहद का प्रमुख घटक है? तो वह है फ्रुक्टोज। शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज इज द चीफ कंपोनेंट और कंस्टिट्यूएंट ऑफ द हनी। और इसी के साथ हम आज के वीडियो, जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हमारा प्रथम वीडियो था, आशा है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और लाभान्वित होंगे। आपके सुंदर भविष्य की कामना करते हुए हम कम से कम 4 या 5 वीडियो साइंस विषय से संबंधित प्रस्तुत करेंगे और यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।